आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ रिथि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जो खबरें अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं और टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास व आम के बीच चर्चा का विषय रही। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे एडिटर सूरज पाठक जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं जो अखबारों में खास हेडलाइन बनी हैं? बिल्कुल रिद्धि, इस समय पूरी दुनिया में यदि देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो सरगोशियां चल रही हैं और जो सियासी बयानबाजी चल रही है उसके बीच में एक इंडेक्स की बात कही जा रही है, जिस इंडेक्स को रिस्क इंडेक्स का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ट्रेड, सुरक्षा और इमिग्रेशन से जुड़े जोखिमों के आधार पर एक इंडेक्स बनाया है। जी। और उस इंडेक्स में कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के दोबारा चुने जाने को लेकर के अमेरिकी कारपोरेट जगत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग दर्जन भर देश ऐसे हैं जो तनाव में हैं, जिनकी अमेरिका के साथ कारोबारी साझेदारी है। हम्म। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे ईआईयू कहा जाता है, हम्म। जोखिम के आधार पर 70 देशों की रैंकिंग तैयार की। इसमें ट्रंप रिस्क इंडेक्स शीर्षक दिया गया। जी। क्योंकि यहाँ एक चीज और देखी जा रही है कि अमेरिकी नीतियों के प्रति देशों के जोखिम पर आधारित है। मैक्सिको 100 में से 71 अंक के साथ सूची में सबसे ऊपर है। हम्म। दूसरी तरफ देखें कि इस चुनाव में जो कमला हैरिस का इफेक्ट आया है, वो कमला हैरिस के मैदान में आ जाने के बाद जो इफेक्ट आया वो ये आया है कि 13 दिन में ट्रंप की जो नेटवर्थ थी, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, वो 7,537 करोड़ रुपए घट गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस के राष्ट्रपति दौड़ में शामिल हो जाने के बाद जी। डोनाल्ड ट्रंप की जो नेटवर्थ है 900 मिलियन कम हो गई है। बाइडेन द्वारा हैरिस का समर्थन करने से पहले अंतिम कारोबारी दिन जो 19 जुलाई का दिन था, उस दिन ट्रूथ सोशल की पेरेंट कंपनी ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप में ट्रंप की प्रमुख हिस्सेदारी की वैल्यू 33,500 करोड़ थी और 13 दिन बाद घटकर वह 25,962 करोड़ रुपए रह गई। तो इस तरह से इस चुनाव में देखा जा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में कि चाहे वो आर्थिक विश्लेषण की तरफ से देख लें या रिस्क इंडेक्स की तरफ से देख लें, दूसरे जी। देशों पर असर की तरफ से देख लो, तमाम तरह की सियासी ये बातें यहाँ चल रही हैं। दूसरी तरफ भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस शुक्रवार को डेमोक्रेटिक पार्टी की पद की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित कर दी गई हैं। जी। अभी वो रेस में थी, अब घोषित कर दी गई हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। हम्म। पार्टी ने किसी भी नेता ने हैरिस को चुनौती देने के लिए जरूरी वोट हासिल नहीं किए हैं, हम्म। इसलिए उनकी उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जेमी हैरिसन है, उन्होंने कहा है कि कमला की उम्मीदवारी सोमवार को पार्टी के वर्चुअल रोल कॉल वोट समाप्त होने के बाद आधिकारिक हो जाएगी। जी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कमला की बहस अभी तक तय नहीं हो पाई, हम्म। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति में चुनाव में जिस तरह से देखा जाता है कि एक डिबेट होती है, हम्म। और जो पहली डिबेट हुई थी वो जो बाइडेन के साथ हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की, तो जी। अभी इनकी जो दूसरी डिबेट होनी, बहस होनी है, हम्म। वो तय नहीं हो पाई। दूसरी बात करें पड़ोसी देश बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बीच में विपक्ष के 9,000 नेताओं को जेल में डाल दिया गया है और जमात पर प्रतिबंध लगाने के हम्म। बाद एक बार फिर हिंसक आंदोलन भड़कने हम्म। की आशंका है, क्योंकि बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर के जारी आंदोलन फिर भड़कने की कगार पर है। इस बार इसे रोकने के लिए हसीना सरकार व्यापक कार्रवाई कर रही। पिछले 3 दिन में ही 10,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हम्म। जिसमें मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो बीएनपी है जी। और जमात इस्लामी के 9,200 नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। जी। बाकी कुछ छात्र हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सियासी मकसद पूरे करने के लिए विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमे फंसा रही है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो दंगे हुए थे, जो हिंसक आंदोलन हुआ था, तो बीएनपी जमात आंदोलन भड़काने से इनकार करती रही है। हालांकि आगजनी की सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया, बीएनपी जमात के नेता और कार्यकर्ताओं के नाम उसमें सामने आए हैं। हम्म। इसके अलावा बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मेजर जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का नाम भी सामने आया है। दूसरी ओर बांग्लादेश में जो विरोध हुए थे, प्रदर्शनों में हिंसा भड़की है और 2 लोगों की और वहां पर मौत हो गई है। वहीं जी। इस हिंसा में जो है 100 लोगों से हम्म। ज्यादा के घायल होने की आशंका है। हम्म। अब तक देखें यदि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन जो रहा है, हिंसा जो हुई है, उसमें लगभग 200 लोगों की मौत हो चुकी है।
बात करूँ एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वहाँ 3 जजों के काफ़िले पर आतंकी हमला किया गया। हालाँकि जज जो हैं उसमें बाल-बाल बच गए हैं, लेकिन हुँ, 2 जवानों की मौत हो गई है। चाइना टाउन में भीषण आग लग गई। फिलीपींस से यह खबर है कि जहाँ पर 11 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग उसमें घायल बताए जा रहे हैं। बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट में शंभू बॉर्डर को लेकर के जो बात चल रही थी, क्योंकि किसान जो है शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और हुँ, वहाँ पर बात थी कि शंभू बॉर्डर खोलेगी तो किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो उस बिल्कुल। मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शंभू बॉर्डर फिलहाल नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जी। केंद्र और पंजाब सरकार जो किसानों के विरोध की सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाएँ। हुँ, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुलझाने के आदेश भी दिए हैं, हुँ, जो प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए समिति में शामिल किए जा सकें। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय किया है और पंजाब और केंद्र सरकार का सुझाव देने का हुँ, आदेश दिया है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की एक और बात है कि जिस तरह से देखा जा रहा था कि कोटे में कोटे का जो आदेश दिया जी। गया था, इस आदेश के बाद में कई तरह के विश्लेषण सामने आ रहे हैं, इसकी मीमांसा की जा रही है कि यदि कोटे में कोटा होगा तो क्योंकि ओबीसी राजनीति वाला जो ट्रेंड है, हुँ, जो जिस तरह से पिछड़े वर्ग की जो राजनीति का केंद्र रहता है, हुँ, अब यदि यह कोटे में कोटा लागू होता है, हालाँकि इसके लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं कि कोटे में कोटे के लिए वो राज्य सरकारें जो हैं, वो तय कर सकती हैं अपने-अपने राज्य में। लेकिन अब यहाँ नए दलित दलों का और नए दलित नेताओं का आविर्भाव होगा इस फैसले के बाद में। दूसरी तरफ जो देखा जा रहा है कि आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं, उसमें दलितों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। हालाँकि दलित वोटर कांग्रेस के भी बढ़े हैं। अब ये जो कोटे में कोटे का जो फैसला है, ये हुँ, फैसला देखा जाएगा कि इसमें किस तरह की बातें सामने आती हैं दलित नेताओं को लेकर के, हुँ, ये तमाम तरह की चीज़ें सामने आएँगी। यहाँ एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित है हुँ, और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यहाँ से इनकार कर दिया हुँ, है कि एसआईटी की जाँच नहीं होगी। ठीक। क्योंकि मिलीभगत की जाँच वाली जो याचिकाएँ थी वो हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड से कथित तौर पर कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों के बीच साठगांठ की एसआईटी जाँच की माँग की है और वो याचिकाएँ जारी जो माँग की गई थी ठीक है। याचिकाओं के द्वारा वो माँग खारिज कर दी है। हुँ, कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत इस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित और समय से पहले हो जाएगा। हुँ, आखिरी खबर की बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है पूरे भारत की नज़रें जो हैं मनु भाकर पर टिकी हुई हैं। मनु भाकर अब तक 2 मेडल जीत चुकी हैं ओलंपिक में हुँ, और आज वो निशाना साधने जा रही हैं। यदि वो आज जीत जाती हैं, मेडल मिलता है तो एक रिकॉर्ड बनेगा, जी, इतिहास रचने की कगार पर हैं वो। ठीक है। क्योंकि गेम्स में 2 ब्रॉन्ज मेडल वो जीत चुकी हैं और हुँ। अब तीसरे पर आज निशाना साधेंगे। पूरे देश की नज़र आज मनु भाकर पर बनी हुई है। जी, रीति। ठीक है सूरज जी, आपने अमेरिका में होने वाले चुनाव का ज़िक्र किया और बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उसका ज़िक्र किया, साथ ही भारत में कोटे का ज़िक्र किया। इसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश की ओर जाना चाहेंगे जिसके लिए हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मध्य प्रदेश में किन खबरों ने सुर्खियां बटोरी हैं? बिल्कुल रिद्धि, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो बारिश का दौर है वो लगातार जारी है और इसकी वजह है जिस तरह से मानसून जो ट्रफ है, लो प्रेशर एरिया और साइक्लोन की जो सर्कुलेशन की हुँ, वजह से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है और एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव सिस्टम मध्य प्रदेश में बना हुआ है। शुक्रवार को प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए और जबकि हम बात करें कोलार की, तवा की, बरगी सहित 9 बड़े जो डैम हैं उनके गेट खोले गए हैं ठीक है। और भोपाल का जो कलियासोत डैम है उसके जो 13 गेट है सभी 13 गेट खोल दिए गए हुँ, हैं। ऐसा ही मौसम आज बना रहेगा और 12 जिले सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, शिवपुर और शिवपुरी में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट किया गया है। जी। वहीं कई 23 जिले हैं मध्य प्रदेश के हुँ, जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उसमें राजधानी भोपाल भी हुँ, शामिल है। तो ठीक। लगातार जो बारिश का दौर है उससे नदी नाले उफान पर हैं हुँ, और जो गेट है वो कलियासोत हो या तमाम सारे जो अन्य गेट हैं जी, उनको खोले गए हैं। ठीक है। एक खबर प्रशासनिक सर्जरी से जुड़ी हुई है, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से हुई है। आईएएस अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित जो तबादला सूची है वो शुक्रवार को सामने आ गई है। अपर मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर के 10 सीनियर
अफसरों को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बदल दिया है। 4 साल 2 महीने बाद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव व 1989 बैच के जो आईएएस है मोहम्मद सुलेमान को हटा दिया गया है। ठीक। वे अब कृषि उत्पादन आयुक्त होंगे। इसी विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल को भी राजस्व विभाग में भेजा गया है। पोरवाल को 4.5 महीने बाद ही उनका तबादला हुआ। जनसंपर्क व विमानन के जो प्रमुख सचिव रहे संदीप यादव 2000 बैच के आईएएस हैं, उनको स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। खास बात यह है कि इन सूचियों को तैयार करने के लिए सीएम ने पूरा दिन रिजर्व रखा था और उसी के बाद ये सूची आई। एसएन मिश्रा को फिर गृह और परिवहन विभाग का जिम्मा दिया गया है। 6 माह पहले 17 जनवरी 2024 को एसएन मिश्रा को कृषि उत्पादन आयुक्त बनाया गया था। ये बड़ी सर्जरी, प्रशासनिक सर्जरी है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी 2 सूचियां और आएंगी जिसमें प्रदेश के अधिकांश जो कलेक्टर हैं वो बदले जा सकते हैं, इधर से उधर किए जा सकते हैं। एक खबर जिस तरह से केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई उसमें 8 हाईवे मंजूर हुए और उसमें ग्वालियर आगरा जो 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है उसको लेकर भी मंजूरी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें जो मध्य प्रदेश से जुड़ा ग्वालियर से आगरा के बीच प्रस्तावित 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर है वो शामिल है। ये कॉरिडोर मौजूदा ग्वालियर आगरा नेशनल हाईवे से करीब 6 किलोमीटर दूरी पर तैयार होगा। ये ग्वालियर मुरैना धौलपुर होते हुए आगरा के आउटर रिंग रोड से जुड़ेगा। इसके तैयार होने पर ग्वालियर से के बीच की जो दूरी है तकरीबन 32 किलोमीटर कम हो जाएगी और कॉरिडोर का पर जो सफर करने वाले मुसाफिरों को आगरा ग्वालियर के बीच 1 से 1.5 घंटे का जो समय है वो कम लगेगा। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो केंद्रीय कैबिनेट में हुआ है वो इससे जुड़ा हुआ है। एक खबर जिस तरह से डीमेट दस्तावेजों को लेकर है कि प्रदेश के सभी जिलों में 15 अगस्त से बिना रजिस्ट्रार दफ्तर गए ही उन्हें संपत्ति की रजिस्ट्री उनकी शुरू हो जाएगी। गुना, रतलाम, हरदा, डिंडौरी में संपदा 2.0 के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा और संपदा 2.0 में रजिस्ट्री के दस्तावेज डीमेट दस्तावेज में परिवर्तन हो जाएंगे और जो फैसला रजिस्ट्री है उसमें होगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंत्रालय में रजिस्ट्री विभाग से संबंधित समीक्षा में इसकी जानकारी दी और इसकी शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है। तो ये अहम है जो आज सुर्खियों में है। ठीक है राजेश जी, आपने बारिश की बात बताई, मध्य प्रदेश में किस तरीके से बारिश का कहर बरप रहा है और तबादले की बात कही। इसी कड़ी में अब हम रुख करेंगे देवभूमि की ओर। महेश जी, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा? बता दूं कि यहाँ पर केदारनाथ में जो क्लाउड ब्लस्ट हुआ था, जो बादल फटा था, उससे यहाँ के जो यात्रीगण फंसे हैं, श्रद्धालु फंसे हैं, उनके लिए राहत की जो बात है वो ये रही कि पिछले लगभग 36 घंटे हो गए हैं लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स के जो चालक हैं वो निरंतर वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं। लगभग अभी तक यदि बात की जाए तो 4000 से अधिक यात्रियों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। वो मैनुअल भी किया गया है और एयरलिफ्ट भी किया गया है। लगभग 700 कुछ लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है रिद्धि, और वहां से लगातार जो खबरें हैं वो सुखद खबरें मिल रही हैं। एसडीआरएफ ने एक 18 घंटे में बोल्डर हटा करके वहां से 2 जिंदगियों को बचाया है। तो बड़ी सराहना चारों तरफ की जा रही है। तो नेपाल के कुछ श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे, उनको भी सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। तो दूसरी ओर मैं बता दूं अभी तक आपको जो आपदा का जो अभी सरकारी डेटा है उसके अनुसार अब तक 6980 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 150 लोगों से अभी तक संपर्क नहीं किया जा रहा है और लगभग अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है 1500 से और 1600 के बीच ऐसे अभी यात्री हैं जो अभी फंसे हुए हैं। तो लगातार इसी बीच एक ऐसी भी खबर आ रही है कि जो लोग जिन परिवारों से लोग केदारनाथ यात्रा पर गए हुए थे वो लोग अपनों को खोजने के लिए लगातार सरकार के संपर्क में है और कई लोगों की तस्वीरें जो है वो वायरल हो रही हैं कि इन लोगों को यदि कहीं किसी ने देखा हो तो कृपया वो बताएं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो सीईओ है
उन्होंने कल अपने बयान में एक जो नंबर दिया था, हेल्पलाइन नंबर, उस पर भी लोगों की बहुत सारी क्वारीज आ रही हैं। इसी उसमें कल जो कि शिवरात्रि का पर्व रहा है, जी। तो अभी तक जो 22 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक का जो कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों ने गंगा जल यहाँ से लेकर के अपने अपने शिवालय गए हैं, वो जो आंकड़ा आया है वो 4 करोड़ 40 लाख का आंकड़ा आया है। ये एक बहुत बड़ी यात्रा कही जा सकती जी। है, उत्तराखंड देवभूमि से बहुत बड़ी यात्रा है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये कल की घटना है जिसमें कुछ कांवड़ यात्री स्नान कर रहे थे, लेकिन अचानक पानी का फ्लड आने से 12 लोग वहां पर फंस गए थे। एसडीआरएफ ने बड़ी हिम्मत करके उन्हें बचा लिया है। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी उत्तराखंड में एम्स से लेकर के और एयरपोर्ट तक एक अंग प्रत्यारोपण के लिए एक अंग जाना था। उसके लिए पहली बार यहाँ पर जो 28 किलोमीटर का जो दूरी थी वो 18 मिनट में एम्बुलेंस ने पूरी की है और वहां से एयरलिफ्ट होकर के ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए गया है। ठीक है। तो ये काफी लोगों ने कोऑपरेट किया और उस 28 किलोमीटर पर कोई भी व्यक्ति किसी का अपने वाहन पैदल नहीं गया है। ये बहुत अच्छी खबर है कि लोग समझते हैं कि जीवन का कितना महत्व है। तो बांसवाड़ा में एक यहाँ देहरादून के बांसवाड़ा में एक हाथी ने एक छोटी बच्ची को 7 साल की बच्ची को कुचल दिया है और मार दिया है। साथी संग वो अपने वहां पर परांगण में खेल रही थी, लेकिन वो उसकी चपेट में आ गई और जैसे ही उस वहीं स्पॉट पर ही एक्सपायर हो गई। तो मैं आपको बता दूं रिद्धि की कि कांग्रेस जो है वो केदारनाथ प्रतिष्ठा जो यात्रा जी। कराई थी राहुल गांधी के निर्देश पर, उन्होंने वो स्थगित कर दी है। उन्होंने कहा कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब जाकर के वो उसके लिए आगे उसे बढ़ाएंगे। और आपको बता दूं कि अभी तक के रिकॉर्ड में जो देहरादून में बारिश हुई है, ये पिछले 58 साल में सबसे सर्वाधिक बारिश कल मौसम विभाग ने नापी है। तो वो ही आज जो अलर्ट हैं, येलो अलर्ट है और 159 ऐसी सड़कें हैं प्रदेश की जो अभी बाधित हैं, जो अभी चल नहीं रही, जिन पे बोल्डर्स हैं और कहीं मलबा आया हुआ है। तो जो केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति है, उन्होंने ये निवेदन किया है श्रद्धालुओं से कि अभी वो यात्रा पर ना आए। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि अभी वो यात्रा पर ना आए। तो ये मुख्य खबरें थी रिद्धि। बाकी जो मानसून सत्र की जो खबर है 21, 22 और 23, यहाँ पर ये 3 दिन मानसून सत्र रहेगा। ये गैरसैंण के भारी सैन में जो विधानसभा है वहां पर ये सत्र आहूत होगा। जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, आपने प्राकृतिक आपदा के जिक्र किया, कैसे प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि लोगों को कम परेशानी हो और पीएमओ ऑफिस भी लगातार अपडेट ले रहा है। और इसी के साथ आपने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया, जिसे प्रशासन लगातार कह रहा था कि इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा और ऐसा होता भी दिख रहा है। तो इसी कड़ी में हम छत्तीसगढ़ की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में किन खबरों की वजह से हलचल बनी रही है, खबर बताने के लिए हमारे साथ सुनील नामदेव जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसके साथ ये आपदा के दौर में एक महामारी का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। कई जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में हैजा फैलने की जानकारी सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ कमान संभाल ली है, लोगों को राहत दी जा रही है। एक बड़ा और एक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ ने कायम किया है। रिद्धि जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और न केवल पूरा हिंदुस्तान बल्कि यहाँ से जो चावल है वो विदेशों में भी भेजा जाता है। इस बार राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। एक झटके में लगभग 45,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। ये वो धान चावल की रकम है जो किसान यहाँ के सरकार को बेचते हैं और हमारा जो पीडीएस सिस्टम है देश का, जो राशन की दुकानों से यही चावल पूरा देश भर में मुहैया होता है। इतनी बड़ी रकम देने वाले वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो बकाया बोनस वगैरह था किसानों का, वो भी आज दे दिया है। तो मैं ये जानकारी में देना चाहूंगा रिद्धि जी की छत्तीसगढ़ में किसानों की राजनीति एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जब भी सरकार बनती है या बिगड़ती है।
तो लिहाजा एक तिजोरी खोलना सरकार का ये गौरतलब है। हालांकि इसका वित्तीय भार तो आम जनता पर ही पड़ेगा। तमाम टैक्स सरकार हो सकता है कि आने वाले दिनों इसको समायोजित करने के लिए बिल्कुल। बढ़ाएगी। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री और 3 से ज्यादा राज्यों में राज्यपाल रह चुके रमेश बैस, जो कि रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने भी, रायपुर से संसद में 7 बार लगातार जीत का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम दर्ज है। वो एक बार फिर अब सक्रिय राजनीति में लौट गए हैं। ओबीसी वर्ग के बड़े नेता कहलाते हैं, लिहाजा बीजेपी में हलचल तेज है। उनको एक बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है कि राज्यपाल अब पुनः सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी अपनी तय कर रहे हैं। यही नहीं, नक्सल इलाकों में भारी बारिश के बावजूद भी पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ा हुआ है। भारी बारिश का इन जवानों के हौसलों पर कोई असर नहीं पड़ा है। उनके इरादे बिल्कुल बुलंद नजर आ रहे हैं और करीब 3 स्थानों पर पता चला है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच इस भारी बारिश के बावजूद भी मुठभेड़ जारी है। ठीक है। रिद्धि जी। ठीक है जी, आपने जैसा कि कहा कि सरकार ने कैसे किसानों के लिए तिजोरियां खोली हैं, नक्सलवादी की जिक्र किया और तमाम चीज़ों का जिक्र किया। अब इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं या ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो यूपी में चर्चा का विषय बनी? रिद्धि, मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, समाजवादी पार्टी जो है उसमें एक समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें बता दूं कि सपा नेता परेश कुमार यादव और विनय कुमार रावत द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है, जिस पर लिखा हुआ है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी बताई गई है उस पोस्टर में। और उस पर लिखा हुआ कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर में नाम लिखा हुआ है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं न कहीं वो जातिवादी पार्टी है। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की, उत्तर प्रदेश में वो 4 डीएसपी के तबादले हुए हैं। और फिर अगली खबर की ओर जिक्र करना चाहूंगा कि अयोध्या में एक घटना हो गई थी, जो भदरते में हुए घिनौने कांड के बाद लखनऊ में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची से मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और मुलाकात के बाद में कुछ ही घंटों के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा था कि आप परेशान होइए, पूरी कार्रवाई होगी। और सबसे पहले इस मामले में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर, रजत शर्मा और भदरता चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़े स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। बताऊं कि आरोपी जो सपा नेता की संपत्तियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और प्रशासन उनके घर पहुंचने लगा है और नाप जोख जमीन की करने लगा है। नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की मां को सीएम योगी की ओर से मिले भरोसे के बाद में शुक्रवार शाम एसडीएम सुहावल राजस्व कर्मियों के साथ आरोपी सपा नेता मोइन खान के घर पहुंचे और आरोपी सपा नेता की जमीनों की पैमाश शुरू की। और पीड़िता की मां की ओर से बताया गया कि सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया है कि आरोपी सपा नेता की संपत्तियों की जांच कराई जाएगी और अवैध संपत्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। वहीं मैं ब्यूरोक्रेट से खबर है कि नगर आयुक्त अलीगढ़ अमित आचेरी को आईएएस 2016 का तबादला कर दिया गया है और अमित आचेरी को विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी बनाया गया है। वहीं मैं बात करूंगा, उत्तर प्रदेश शासन ने प्रांतीय पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी स्तर के 5 अफसरों का शुक्रवार देर रात तबादला कर दिया। डीएसपी रेलवे वाराणसी श्यामजीत प्रमिला सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज और डीएसपी बस्ती कुंवर प्रभाष सिंह को डीएसपी रेलवे वाराणसी बनाया गया। वहीं डीएसपी मैनपुरी संतोष कुमार सिंह को डीएसपी बस्ती और डीएसपी एलआईयू आगरा सत्य प्रकाश शर्मा को डीएसपी मैनपुरी तथा सहायक सेना नायक 8वीं वाहिनी पीएसपी बरेली प्रदीप कुमार त्रिपाठी को डीएसपी बस्ती के पद पर भेजा गया है। वहीं केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री पद संभालने के बाद रालोद लखनऊ दौरे में उपचुनाव के बंटवारे का मामला गया है। विधानसभा सीटों पर होने उपचुनाव में रालोद की स्वाभाविक दावेदारी है, लेकिन उसकी दावेदारी फिलहाल 2 सीटों पर है और जयंत ने अपने को लेकर बेहद सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की। वहीं उपचुनाव में लेकर उन्होंने कहा कि इसमें सीट नहीं बल्कि महत्वपूर्ण है। यह चुनाव पार्टी गठबंधन धर्म के तहत लड़ी और जिसमें पर उसके बाद में पार्टी का सीटों को लेकर कोई दबाव नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि एनडीए सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ के बाद वह खासे उत्साहित दिखे।
और उन्होंने मुख्यमंत्री के विजन की जमकर सराहना की और उसके क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करने का संकल्प भी लिया। ठीक है। वहीं मैं दूसरी बात करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास किए गए नजूल विधेयक के तहत किसी भी व्यक्ति को बेदखली नहीं करेगी, साथ ही ऐसे पट्टाधारक जिन्होंने लीज डीड का उल्लंघन नहीं किया, पट्टा नियमानुसार जारी रहेगा। ठीक है। और प्रदेश सरकार ने नजूल विधेयक को लेकर चल रहे सियासी बयानबाजी के बीच विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पहलू को शुक्रवार को स्पष्ट किया है। जी ठीक है ज्ञानेश जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।